हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक और हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक बुक पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस में। और इस वीडियो में भी हम इसी बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस बुक का नाम है भारत एवं समकालीन विश्व प्रथम। तो इस बुक में टोटल 5 चैप्टर हैं और पांचों चैप्टर लेंथ के हिसाब से थोड़े लेंदी चैप्टर हैं। और हर एक चैप्टर पे मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो 5 चैप्टर के 5 वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें से ये तीसरे चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो अगर आप इसको अगर ध्यान से देखना चाहें तो इनको 2 पार्ट में करके देखें। आधा एक बार में देखें और दूसरा आधा पार्ट दूसरी बार में देखें, तो आपको इस चीज़ों को समझने में आसानी होगी। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, आप एक साथ देखें या जैसे भी देखें। तो इस तीसरे अध्याय का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो इसमें ये बहुत जाना पहचाना नाम है, हिटलर। तो जानते हैं इस बुक में, इस चैप्टर में हिस्ट्री के कौन से पार्ट के बारे में हमें बताने की कोशिश की गई है। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए सोच रहा था। तभी उसके अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, जब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार दी। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ हुआ था उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत ये है कि उसके पिता नात्सी थे। वे एड एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नात्सियों और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मन और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नात्सीवादी सिर्फ इस इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नास्तिवाद का मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज से डरे हुए थे। ये चित्र है जो ऊपर देखें अपन ध्यान से। तो ये चित्र है हिटलर। ये हिटलर का चित्र है और इसके बाईं ओर किसका चित्र है। ये है ग्लोबल सरकारी बैठक के बाद बाहर निकलते हुए 1932 का फोटो है। ये मई 1945 में जर्मनी के मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब की
अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोेब्ल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग के एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानों के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये क्या कृत्य थे, उससे पहले देखें तो ये नए शब्द था मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र क्या होता है कि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था और 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्ति यानी कि जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। तो ये धुरी राष्ट्र हो गए और वो मित्र राष्ट्र हो गए। नाजी शब्द जर्मन का शब्द नासियोलैंड के आरंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नासियो या शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था। समझे, नाजी। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी के जनसंहार शुरू कर दिया है, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा है। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जीसी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों की मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत में केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वह उसकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभवों से गुजरे, उसमें से नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? ये एक चित्र है। उसके बाद का हमारा ये तो उसकी क्या कहते हैं, प्रस्तावना टाइप हो गया। और उसके बाद में पहला पॉइंट है वाइमन गणराज्य का जन्म। ये वाइमन गणराज्य क्या है देखें। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 के बाद का समय। उसमें ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा कि पूरे यूरोप को आर्थिक संकटों से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी के शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर है साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग से ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमन ने एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया।
नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि टाइखंस्टन के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मन के लिए के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए ही वाइमन गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले इस मानचित्र को हम देखें तो ये है जर्मनी का मानचित्र, जैसे इसमें है वर्साय की संधि के बाद जर्मनी। इस नक्शे को आप उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए थे। तो ये थे जर्मनी, जर्मनी है इस बाउंड्री से दर्शा रहे हैं, ये पूरी है जर्मनी। तो ये भी एक जर्मनी का पार्ट हो गया, ये पूरा एक तरीके से जर्मनी हो गया। फिर है जर्मनी से ले ली गई जमीन। तो जो जमीन ले ली गई तो ये है लॉरेन, ये है पोसेन, ये वाला भाग, ये डेनमार्क के पास वाला भाग। फिर है लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण वाली जमीन, जो है ये फीके रंग से दर्शाया गया है जिसको, और ये और है इधर। और उसके बाद ये लाइनिंग वाली है विसैनिकृत क्षेत्र, जहाँ पे सेना हटा दी गई। ये तो इसको आप एक बार ढंग से देख सकते हैं। उसके आगे बढ़े हम तो अगला पॉइंट है युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज के देने वालों का एक महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वामर गणराज्य में से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध के पराजय के बाद अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोध तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातन पंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में इन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी ही कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में मुकदमों की जिंदगी का महिमा मंडल किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खदमों की बड़ी दयनीय जिंदगी जी रही थी। वे लाशों को खाने वाले चूहों के से घिरे रहते। वे जहरीले गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने
बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आई रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। इस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, तो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। नए शब्द में हम देखें तो दिया गया है कि हर्जाना, जो अभी आया था कि किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना। और ये दखन खंदक यानी युद्धों के मोर्चों पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। फिर अगला अपना टॉपिक है कि राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वामर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोलिस बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्क हर्टकिट्स लीग अपने क्रांतिकारी विरोध की योजनाओं के बना अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों को सोवियत बनाने लग बनाए बनाया गया। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए साम्राज्यवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों के वामर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। और आखिरकार वामन गणराज्य ने अपने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। इससे पहले हम ये देखें तो ये एक चित्र है, वो है किस बारे में, पहले ये आराम से इस चित्र को देखें, फिर इसके बारे में पढ़ें। इसके बारे में है कि स्पार्टकिट्स लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य। ये है प्रेशियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित रैली 1918 से 1919 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों की का ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया था। इसी के साथ ये एक और चित्र देखें तो इसमें ये चित्र है और वेतन भुगतान के लिए बर्लिन के टोकरियां और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। राजनीतिक रेडिकलवाद विचारों में को 1923 में आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा के हर्जाने भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी ने के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों का एक इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी और जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में तो ये कितना हो गया पता नहीं, 9,88,60,000 मार्क हो गए। इस तरह एक डॉलर के अरबों मार्क
मिलने लगी। जैसे जैसे माल की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिक को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया। इस संकट को जब से अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका के डॉव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। ये है चित्र जिसमें है रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग, 1923 का दृश्य। फिर अपना अगला टॉपिक है कि मंदी के साल। तो सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए एक अल्पकालीन कर्जों का आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन के में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचने जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर के में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पाद 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारी की संख्या 60 लाख तक पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते या फिर रोजगार दफ्तर के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। ये इसमें चित्र देखें तो ये लाइन पर सोते लोग। ये महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न तो वेतन की उम्मीद रहती थी और न ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सर छिपाने की जगह नहीं चाहिए होती थी तो उनके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। सब में है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। आगे देखें तो आर्थिक संकट के ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने के से छोटे मोटे व्यवसायी स्वरोजगार में लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज में इस तबके को स्वर्णाहारण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही दर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादन की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे।
राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक और दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। उसमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व में संबंधित थी। इस समाधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया जा रहा था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर समाज गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इस सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। नए शब्द में देखें तो है यह सर्वहारीकरण, गरीब होते हुए मजदूर वर्ग आर्थिक स्थिति से में पहुंच जाना। आगे बढ़े तो अगला अपना टॉपिक है हिटलर का उदय। अब इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच हिटलर कहाँ से आया, तो उसका उदय कहाँ से हुआ देखें तो अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1989 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसके ने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसे कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्य ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी के बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसिक योजना में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी सामाजिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों में तक जनता में बड़े पैमाने पर इतनी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नासीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे ही हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेघर हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतरीन भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए एक चुनाव में महज 2.6% वोट मिले और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी और प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश में विदेशी प्रभाव को मुक्त करवाएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी बीच के हम चित्र देखें तो ये एक चित्र है तो उसमें है न्यूरेम्बर्ग पार्टी कांग्रेस
ने हिटलर का स्वागत किया तो वो है 1938 में। ये चित्र प्रोपेगेंडा शब्द के बारे में देखें तो जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से, प्रोपेगेंडा। अगला चित्र देखें तो ये चित्र है न्यूरेमबर्ग रैली 1936 में जो हुई थी उस बारे में। इस चित्र में रैलियों में हर साल आयोजित की जाती थी और नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों में एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे और उनके प्रति प्रतिष्ठा निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। अगला चित्र है हिटलर द्वारा एसए और एसएस कतारों के सामने भाषण। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाजी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। हिटलर राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़े बड़े रैलियों एवं जनसभाओं का आयोजन किया। ये स्वस्तिक, छड़े, लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने अंधा धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसमें मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। एक ऐसा समाज को तो यह छवि बेहद आकर्षित दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अगली बात देखें तो लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अग्नि आदेश, फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्त, प्रेस सभा कराने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वामर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूस्टमडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 9,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्ट की थी। नस्लियों में ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने पर निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज और नाजियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स
और इसके अलावा गोस्तफा गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इन नवगठनों दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी समाज को एक खुखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के नियंत्रणों ग्रहों के किसी को भी बंद किया जा सकता था और नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। नए शब्द में थे, ये जो अटपटा शब्द था, कंसंट्रेशन कैंप, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली या का करंट दौड़ते कंटीले तारों से घिरे रहते थे। फिर ये चित्र है साइड में जिसका है बारे में पोस्टर से घोषणा आपकी फॉक्सवैगन। इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। फॉक्सवैगन यानी कि एक कार का ब्रांड नाम हो गया। और अब ये है पुनर्निर्माण, अलग अगला टॉपिक। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हम हालमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे को चलाने के वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इन परियोजनाओं की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन में पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनी भाषा स्टेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नजर में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। ये एक चित्र है जिसमें दर्शाया गया है नाजी सत्ता का विस्तार कैसे हुआ और ये चित्र यूरोप का है जो है 1942 का। उसमें ये जो पीले कलर से दर्शाया गया है ये है बृहत जर्मनी और ये है जो फिनलैंड और रोमानिया, हंगरी और बुल्गारिया, ये है धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश। फिर ये है ग्रीन ये है जो है जर्मन कब्जे वाले इलाके जो है फ्रांस, यूक्रेन, नॉर्वे। और फिर ये जो है इटली और उसका इलाका है ये वाला, अल्बानिया वाला भी। और ये है तटस्थ देश जो कि स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाए क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन नाजी जर्मनी में इतिहाद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया।
यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी की समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप जीतने और दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने के लिए जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। वह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, और जबकि पूर्वी मोर्चा पर सोवियत सेनाएं जर्मनी के नावों चले चबा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों को आखिर तक पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम में अगली आधी सदी के लिए पूरे समूचे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुए आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सका। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रांस इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर से अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जब युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाजी जुल्मों की कहानी है। यह है भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी के हालात पर नजर। तो ये है हिटलर रिपोर्टेड डेड। तो कहाँ मर गया वो हमारा? नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का परिचय थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रूप रंग के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेलर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक संचय की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेसर ने अतिजीविका का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ ए फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ सबसे हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नक्सलवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवाद शासन के को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। और नाजियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ हैं, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखती है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है।
ये एक स्रोत के बारे में देखें तो यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है। उनके हृदय में जिनको जीत लेना लेना है, उनको बचाए रखने का एहसास है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार जीवन का अधिकार, बशर्ते है किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। ये था हिटलर का कथन। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेन लेबेंस्ट्राउम या जीवन संधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना जरूरी है। उसने मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने के मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती है। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला था। फिर है नस्लीवाद राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नस्लियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नस्लीय नासी शुद्ध और स्वच्छ नारकिड आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछनीय थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नासी अशुद्ध या असमानी मानते थे। यूथेनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। ये एक चित्र है पुलिस के पहरे में ऑस्विट्ज भेजे जा रहे जिप्सी। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछनीयों की श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। तो ये जिप्सियां क्या हुई? जिप्सी है के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की उनकी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही समुदायों में थे। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य के कमतर माना जा गया। जब जर्मन में पोलैंड के और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम करने पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म के मौजूदा परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। सूदखोर का मतलब है बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मन
मनाही थी। ये लोग बहुमुख्य रूप से व्यापार और धन उधार लेने देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो यानी कि दड़बा कहा जाता था। घेटो मतलब किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार इसका सफाया करते रहते थे। इसके खिलाफ तब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचाने के एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में यह समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। एक स्रोत में देखें तो पृथ्वी को लगातार राज्यों में बीच बांटा जा रहा है और उसमें से कई तो महाद्वीप इतने बड़े हैं जैसे युग में हम किसी ऐसे विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल से सिमटा हुआ हो। यह है हिटलर का एक कथन। सन 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र एवं आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। फिर है अगला अपना पॉइंट, नस्लीय कल्पना लोक या यूटोपिया। युद्ध के साय में नाजी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना को लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जन संहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोग तो अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में सत रहने वाले जर्मनी को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों और मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछनीय तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा गया जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना देने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल वैज्ञानिकों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ल जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता और जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बरों भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये एक चित्र है यहूदियों को गैस चैम्बरों में ले जाने के लिए एक मालवाहक गाड़ी। फिर है मौत का सिलसिला। पहला चरण है बहिष्कार। 1933 से लेकर 1939 तक हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। न्यूरेमबर्ग नागरिक अधिकार सितंबर 1935 में जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा पॉइंट है यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। और चौथा पॉइंट है यहूदियों द्वारा
राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं में से निकाला जाना और यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1948 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस-नहस कर दिया गया, लूटा गया और उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ये एक चित्र है जिसमें है पार्क में रखी एक बेंच केवल आर्यों के लिए। नीचे एक और चित्र है जिसका में ये दिखाया गया है। इस संकेत पत्र के ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों के लिए मुक्त है। यहूदियों से मुक्त है, यहूदियों के लिए मुक्त नहीं है। फिर ये चित्र है, मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। गेटों के लोगों को पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरा चरण है दंड बाबणी, जो है 1940 से लेकर 44 तक। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 में ये सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। इससे उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी एक पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी ने उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्रों में लादाज एवं वायसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। यह बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देनी के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ ही समय में घेटे बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। उसके बाद है तीसरा चरण, जो कि है सर्वनाश। 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। अब भागने की कोशिश में मौत। यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। तो ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति दौड़ने की कोशिश कर रहा है और तालों में उलझकर मर गया है। फिर है गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जैक, ऑस्विट्ज, सोबिबोर, ट्रेम्बिलिका, चेल्मिनो तथा मायदागनेक में इन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीक के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये एक चित्र है जिसमें एक यातना गृह दिखाया गया है। और ये एक और चित्र है जिसमें है एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। तो ये एक खूबसूरत चित्र है, पर ये एक यातना गृह का चित्र है। फिर है अंतिम समाधान। ये पहले कैदियों से छीने गए जूते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है नाज़ी जर्मन के युवाओं की स्थिति। युवाओं ने में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज को स्थापित करने के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों तरफ बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई जा गई। यहूदी तथा राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा और जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछनीय बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और
40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। ये एक चित्र है जिसमें यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई और को दर्शाया था। एक चित्र है जिसमें ये कहाँ से लिए गए हैं, ये है अर्नस्ट हेमर न्यूसबर्ग डेमर शूटर्स 1938 का द्वारा रचित डेयर गिफ्टिल गिफ्ट पिल्स विसेला मशरूम से पृष्ठ 7। चित्र का शीर्षक इस प्रकार है, यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है। यह अंग्रेजी में अंक 6 जैसी दिखती है। अच्छे जर्मन बच्चों को नास्ती शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारा विचारधारात्मक परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को एक नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नास्ती विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की गई जाती। बच्चों को सिखाया जाता गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए बच्चों में हिंसा और आक्रामकता का भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। ये एक चित्र है बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने के लिए जिम्मेदार युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोर्क में दाखिला करा दिया गया था। युंग फोर्क क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नासी युवा संगठन। 14 साल की उम्र तक सभी लड़कों को नासियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछनीयों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक परीक्षण के बाद लगभग 18 की उम्र में वे लेबर सर्विसेज श्रम सेवा में शामिल होने जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना के काम करना पड़ता था और किसी नास्तिक संगठन में भी सदस्यता लेनी पड़ती थी। फिर कुछ स्रोत देखें तो पहला एक स्रोत है जिसमें है 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नासी विचारधारा का शुरुआती परीक्षण दिया जाता था। परीक्षण पूरा होने के पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडॉल्फ हिटलर के समर्पित है और मैं उसके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक हूँ और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। दूसरा स्रोत है जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही कि वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। उसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये एक चित्र है जिसमें मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चों जिन्हें गैस के मार दिया जाएगा। और ये और चित्र है जिसमें है ये हिटलर के साथ बच्चे हैं, जिसमें वांछनीय बच्चे हैं जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। और ये है कब्जे वाले यूरोप में अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपना माँ के साथ। आगे पढ़े तो
नासी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था और 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया था। 1933 में तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलनों को नासीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला टॉपिक है मातृत्व की नासी सोच। नासी जर्मनी के प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्द के समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने और यहूदियों को दूर रखने, घर संभालने और बच्चों को नासी मूल्य मान्यताओं में शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। एक सोर्स में पढ़े तो न्यू पुरेसबर्ग पार्टी रैली के में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 में हिटलर ने कहा था कि हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्दों की दुनिया में उनके प्रमुख दायरे में दखल दे। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि यह दोनों दुनिया में एक दूसरे से अलग अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चों पर अपना वर्चस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती हैं वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नासी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछनीय बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली और तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में ज्यादा सामान छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चों पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 बच्चे पैदा करने वाली माँ को 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिख पोत कर उन्हें उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में की तख्ती पर लिखा होता था, मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। और इस आपराधिक कृत्य के लिए मुझे बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनमें तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। फिर है प्रचार की कला। नाजी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने तौर तरीके को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या या मौत जैसे शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया गया था। इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में से जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसा दिखाई देते थे और उनमें नकली फुहारे भी लगे होते थे। एक स्रोत है उसमें पढ़े तो न्यू
न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था कि औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। इसके इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि उसकी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे को इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को ही भी वही जगह दी है जो प्रकृति में और नियति के अनुसार है। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नास्तिक विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नास्तिक विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्म, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तेहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्स ज्यू, अक्षय यहूदी इस सूची में सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाने, काफ्तान, चोगा पहनने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों को बाकी जर्मन के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले थे। उन्हें केचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों के संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना करतूतों वाले, कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछियों पर केंद्रित कर दिया। इस अभियान में से नासीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नासियों के आबादी नासियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नासी ही हल कर सकते हैं। इसके बाद ये चित्र दिया गया है जिसमें है यहूदियों पर हमला करता एक नासी पोस्टर। चित्र में नीचे दिए गए पंक्तियां जो यहाँ से दिख नहीं रही है तो उनको पढ़े हिंदी में। यहाँ तो पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर नहीं बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। फिर आगे है जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों। आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है। एक खतरनाक अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है और दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवाद व्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों साथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजनाओं को लागू कर रहे हैं। किसान को इस खतरों को कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय साम्राज्यवाद। 1932 में छपे एक नासी पर्चे से ये पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नासी किस तरह आकर्षित करते थे। ये एक और पोस्टर है जिसमें 20 के दशक तक एक नासी पार्टी का पोस्टर। इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे में एक युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। अब इस अध्याय में हुई विभिन्न घटनाओं को एक संक्षिप्त रूप में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के हिसाब से इसको एक टाइमलाइन के हिसाब से हम देख सकते हैं, जिसमें 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी के घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हुआ और 9 नवंबर 1918 को वामन गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। फिर 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई और 29 जनवरी 1933
को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं और 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है। फिर 8 दिसंबर 1941 को अमेरिकी भी दूसरे विश्व युद्ध में फूट फूट पड़ता है और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑस्विट्ज को मुक्त कराती हैं और 8 मई 1945 को यूरोप के मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़े तो उसमें है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नासीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत सारे लोग नासी आडंबर और धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए। वे दुनिया को नासी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी को आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्हें न केवल यहूदियों को घरों के बाहर निराश निशान लगा दिए बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद किसी देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने और अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात करने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नासियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दर्दनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढने आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेटिक को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढने आए। मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर मैं यहूदियों को ढूंढते आए लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वह अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ये बॉक्स में इंपॉर्टेंट जानकारी, अतिरिक्त जानकारी पढ़ें तो क्या नासियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रेंज का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रेंज के हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नास्तीज ए वार्मिंग फॉर्म हिस्ट्री के तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एरना कास्ट से भी बात की जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी है। एरना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद दिखाई देती थी। यह बेरोजगारी के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि इन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था। मुझे अच्छा लगता था। आगे पढ़े तो नाजी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के
सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झंझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है अर्थ राइक ऑफ डिम्स। सॉल्टे ने इस किताब के में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नस्लियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों के सब उन्हीं में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल पर आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखाने लगी थी। नासी प्रेम में यहूदियों को जो छवियां और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। वे छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंच से पहले ही दम तोड़ गए। ये एक तस्वीर है जिसमें है वारसा घेटों में निवासियों के दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के तीन डब्बों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरी के तहखाने में दबा दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे। आगे बात करें तो महाध्वंस हेलोकॉस्ट के बारे में जानकारी। होलोकॉस्ट नासी तौर तरीकों की जानकारी नासी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी, लेकिन वहां कितनी भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था उसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी में हार के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज को मलबे में दबे हुए पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नासी कत्लेआम में झेली थी। उन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था तो उन्हीं दिनों पर यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नासी जर्मनी को में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाने के लिए यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों की नागरिक जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। उसमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्धों में नासियों की पराजय तय ही है तो नासी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। ये एक चित्र है जिसमें डेनमार्क में ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से ये एक है। दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्यों, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारक और संग्रहालय में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृतियां आज भी जिंदा हैं। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उस स्याही दिनों के भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उस दिनों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी भी आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। फिर है अतिरिक्त जानकारी में गांधी जी ने हिटलर को लिखा एक पत्र है जो है हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा मध्य प्रांत, भारत, 19 जुलाई 1939 में। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की आखिर में उनको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और
मुझे आपसे अपील करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति के बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए? सिर्फ फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि से कितना ही महान क्यों ना हो। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया और उसने उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैं आपको ये पत्र लिखकर कोई भूल की है लिए आपके लिए आप तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र, मोहन चंद्र करमचंद गांधी। फिर है हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा 24 दिसंबर 1940 में। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और एक विस्तार विनाश शास्त्र की तो नहीं ही, जिसमें आपने पूर्णता से चरम बिंदुओं पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप ये भी नहीं देख पाए कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चित ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका इजाद कर लेगा और आपकी ही तरीकों से आपके देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जो इससे उस उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितना ही निर्पूर्णता पूर्वक नियोजित क्यों न किया जा गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, मोहनचंद करमचंद गांधी। तो ये दो पत्र थे जो गांधी जी ने लिखे। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।